Now, let's move on to the next part of the theory of redemption of debentures, that is condition of investing 15% of face value of maturing debentures during the ईयर। अभी तक हमने पढ़ा कि डीआरआर क्या होता है, कैसे मेंटेन होता है, व्हाट आर डिविजिबल प्रॉफिट्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये सब हमने पढ़ा। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ये 15% का इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014 ये मैंडेटरी होता है दोनों टाइप की कंपनीज को, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो, कि दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कुछ पार्ट उन्हें सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट के तौर पे अलग रखना होता है, जिसको वो फिक्स डिपॉजिट बोल देते हैं। मींस जो अमाउंट निकल कर आता है वो अमाउंट फिक्स कर दिया कंपनी ने, अब उस अमाउंट को कंपनी टच नहीं करती, ठीक है, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर। तो अब ये कितना अमाउंट होना चाहिए, जितने भी डिवेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं उसका 15% होना चाहिए। अब ये 15% फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। मींस मिनिमम 15% तो करना ही करना है। क्लियर। 15% से ही हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये रेट क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है। वाई? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि जहां इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है वहां 15% आपको जितने की कंपनी मैच्योर कर रही है, डिवेंचर्स मैच्योर कर रही है, उसका 15% आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है। तो ये जो अमाउंट 15% आप इन्वेस्टमेंट के तौर, जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, उसके तौर पे अलग रख रही है इन दी फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ये एक अलग सेपरेट अकाउंट में जाएगा जिसे हम बोलेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर। वहां था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे होगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, दैट इज डीआरआई अकाउंट। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे, जितने के भी डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उसका 15% आपने निकाल लिया। क्लियर। और उसकी जो जर्नल एंट्री शो होगी दैट विल बी डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये तो अंडरस्टूड है, सिंपल एंट्री है। ये ऐसे ही है जैसे कि आपने या मैंने कुछ अमाउंट अपनी अर्निंग का, इनकम का फिक्स डिपॉजिट में बैंक को रखवा दिया, तो ऐसी कंपनी ने बैंक को ये फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिया। अब जब भी रिडेम्पशन की बारी आएगी तो इस अमाउंट को कंपनी टच नहीं करेगी, ये तो सेव हो गया, इन्वेस्ट हो गया। क्लियर। जितना भी अमाउंट और बचा रहेगा उसी से सारा वो अपना रिडेम्पशन करती रहेगी। क्लियर। सपोज 10 लाख हमने कैलकुलेट करा 15%, तो यहाँ 10 लाख निकल के, अब ये 10 लाख कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट के तौर पे इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटीज में, बैंक को रखवा दिया। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कंसिडर करने वाली वो ये है कि ये जो भी फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सपोज 2019 में 1 अक्टूबर को कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है। अब ध्यान से सुनना बिकॉज ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। सो 1 अक्टूबर 2019 को तो आप रिडेम्पशन की एंट्री शो कर देंगे डिबेंचर्स की। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो वो इन्वेस्टमेंट कब होगा, यू विल आस्क मी। तो जिस साल में कंपनी डिबेंचर्स रिडीम कर रही है उसी साल में होगा। एंड व्हाट विल बी द डेट विल बी 30th अप्रैल। 30th अप्रैल के बियॉन्ड ये डेट नहीं कंसिडर करती। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल ये कहता है कि हर फाइनेंशियल ईयर की जिस साल में रिडीम कर रही है कंपनी डिबेंचर्स, उस साल की 30th अप्रैल तक ये अमाउंट इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नहीं। सो ये 30th अप्रैल द डेट विल बी फिक्स्ड, द ईयर कैन फ्लक्चुएट, क्योंकि वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि कौन से क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, 20 में रिडीम कर रहे हैं, 21 में कर रहे हैं, 18 में कर रहे हैं, 19 में कर रहे हैं। द ईयर में वेरी, इट में फ्लक्चुएट, बट द डेट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, दैट इज 30th अप्रैल। तो सपोज 2019 की डेट को हम रिडीम कर रहे हैं तो रिडेम्पशन की हमने 2 एंट्री शो कर दी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। उससे पहले हमें 30th अप्रैल 2019 को ये एंट्री शो करनी है कि हमने 15% का अमाउंट बैंक में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ रखा है, बैंक में रखा है, इसलिए ये एंट्री होती है डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम जब आप किसी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट के तौर पे बैंक में रखते हैं तो वापस उसे लेते भी हैं when the need arises, तो आप उसे वापस ले लेते हैं। तो ऐसी कंपनी जब रिडीम कर लेती है डिबेंचर्स को
उस दौरान ये अमाउंट कंपनी वापस ले लेती है। क्लियर? इन कैश कर लेती है, मींस अपने इन्वेस्टमेंट को इन कैश कर लेती है। ये काइंड ऑफ एन इनकम ही हो गई कंपनी के लिए कि उस दौरान उन्होंने सेव कर दिया और रिडेम्पशन के दौरान वापस वो पैसा बैंक से निकाल लिया। तो वो जो भी क्वेश्चन में डेट दी रहेगी, सपोज 1 अक्टूबर को रिडीम कर रही है, तो हम वही डेट पे ये जर्नल एंट्री पास करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRI 10 लाख, मींस इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर? और इसके बाद हम रिडेम्पशन की दोनों एंट्रीज को शो करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट DRR है और कितना परसेंट प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट लेना है, 100% प्रॉफिट लेना है, जैसे कि वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछते ही पूछते हैं। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं दी, बट जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दैट इन्फॉर्मेशन। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहेगी आपको, इससे रिलेटेड एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। 15% कहीं मेंशन नहीं होगा, वाई? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। जहां DRI की बात आई वहां 15% तो है ही है, वो तो आप बाय डिफॉल्ट लेके चलो। क्लियर? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और दिया रहेगा कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहेगा कि बैंक ने फिक्स डिपॉजिट करी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मींस DRI, ठीक है, और उस पे 8% या 9% या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी अर्न कर रही है। ये तो ऑब्वियसली बात है, ये तो बेसिक सी चीज है कि भाई फिक्स डिपॉजिट किया, उसमें कंपनी को इंटरेस्ट भी मिलेगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो। ठीक है, सपोज 8% इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है इस इन्वेस्टमेंट पे। तो एक एडिशनल जो एंट्री यहां होगी वो ये होगी, बैंक की तो होगी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू DRI अकाउंट, DRI क्रेडिट, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है दैट इज टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितना भी दिया हो, सपोज 8% ऑफ जितना भी अमाउंट है, सपोज 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख दिया है फॉर सपोज 11 मंथ्स। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने महीने के लिए ये अमाउंट इन्वेस्टेड था बैंक में। ऑब्वियसली उसी पे इंटरेस्ट निकलेगा, तो जो इंटरेस्ट निकल के आएगा DRR का अमाउंट तो ये होगा और इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ आएगा। इंटरेस्ट रिसीव करके, वाई? बिकॉज ये कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम हो गई जो कि फिक्स डिपॉजिट पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर? एक नाउ क्वेश्चन में TDS करके भी एक अमाउंट आ सकता है कि हमें ये पता है कि जितना भी हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, ओके, उस पे TDS लगता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। क्लियर? अब TDS का रेट भी क्वेश्चन में दिया होगा, सपोज 10% TDS को कंपनी को देना है। नाउ TDS इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। अब ये तो हमारी इनकम ऑलरेडी बैंक में रखी हुई है, 10 लाख प्लस सपोज से 50,000 आया, 10 लाख 50,000 हो गया। तो अब इस 10 लाख 50,000 पे अब बैंक क्या कहती है, मुफ्त में तो रखेंगे नहीं। ठीक है, अगर हम आपको ये सेवा दे रहे हैं या आपको ये सर्विस दे रहे हैं तो इस पे वी विल चार्ज समथिंग, तो दैट चार्ज अमाउंट इज कॉल्ड TDS, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। क्लियर? तो इस सर्विस पे गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा चार्ज कर रही है, दैट इज द लॉस फॉर द कंपनी। क्लियर? तो वो TDS के फॉर्म में चार्ज कर रही है। अब TDS का रेट भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो जितना TDS का रेट क्वेश्चन में दिया होगा वो सपोज यहाँ 50,000 की आपकी इंटरेस्ट थी, तो वो TDS सपोज 10% दिया है, तो वो 10% अब 50,000 पे निकल जाएगा, ना कि इस पे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, जहां TDS वर्ड मेंशन हो रहा है तो वहां पे ये चीज तो आपको निकालनी ही निकालनी है। TDS आप इस पे नहीं निकाल सकते, निकलेगा नहीं, मीन्स जो अमाउंट निकल जाएगा वो गलत होगा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। ओके, TDS यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द अमाउंट दैट इज इंटरेस्ट रिसीव। तो पहले आप इंटरेस्ट रिसीव का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, उस पे आपको पता है इस पे एट द रेट 10%, अब इस पे TDS लग के आ रहा है, तो अब जो TDS आएगा दैट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, तो ऑब्वियसली इट विल बी डेबिटेड। सो TDS you can say deducted, ठीक है,
TDS डिडक्टेड करके लिख लेते हैं, मुझे TDS डिडक्टेड अकाउंट डेबिटेड, इसका 10% आएगा तो होगा 5000। अंडरस्टूड। ये आपको थ्योरी में नहीं मेंशन है, बट ये एज एंड व्हेन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एग्जाम में, जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रीटेबल है, इसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। ओके और एक्स्ट्रा जो आपको आखिरी में इसके बाद डिवेंचर की जो एंट्रीज आएंगी, उसके बाद आखिरी में आपको DRR जो अकाउंट आपने क्रिएट किया है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, वो जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है। तो द लास्ट एंट्री ऑफ एवरी क्वेश्चन विल बी DRR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, और इससे हम DRR अकाउंट क्लोज कर देंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझ आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा सकूं। ओके इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक नहीं समझ आया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लस इन योर बुक्स कुछ थ्योरी है जो कि एग्जेम्पशंस रिलेटेड टू दिस थिंग DRI और DRR है। मीन्स कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जिन्हें DRR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें DRI मेंटेन करना ही करना है। तो ये एग्जेम्पशंस हो गए। तो कुछ एग्जेम्पशंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दी एग्जेम्पशंस। बाकी की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।